हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर। उस हाइड्रोजन चैप्टर में हमने आपको बताया था हाइड्राइड्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स में। तो हमने बताया था फर्स्ट हाइड्राइड जो होता है आयोनिक हाइड्राइड, जिसको साल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं। सेकेंड जो अगर बात करोगे कोवलेंट या मॉलिकुलर हाइड्राइड्स। थर्ड जो होगा मेटेलिक और नॉन स्टिकोमेट्रिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड हम लोग पढ़ रहे थे। आयनिक हाइड्राइड्स में कुछ पॉइंट्स और भी है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आयनिक हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करके डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें, आयनिक हाइड्राइड्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा। आयनिक हाइड्राइड्स में कुछ लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं, एक दो पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिखोगे कि आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, वायलेंटली to produce dihydrogen, ठीक है। अगर आयनिक हाइड्राइड की बात करोगे तो जैसे कि NaH सोडियम हाइड्राइड हुआ, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड हुआ। इस सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे, ये सॉलिड स्टेट में होता है, किससे बेटा, वाटर एक्वस से, ठीक है। तो क्या बनेगा, हाइड्राइड यानी डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा यानी NaOH बनाएगा और H2 डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन किससे, वाटर के केस में। अगर हम बात करें यही आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आयनिक हाइड्राइड इज यूज्ड, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ other reducing एजेंट। अब इस कहना क्या चाह रहा है, तो यदि आयनिक हाइड्राइड की बात करोगे तो लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, दिस इज द आयनिक हाइड्राइड्स। इस लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं Al2Cl6 से, एल्युमिनियम हेक्साक्लोराइड से, ठीक है बेटा। तो हमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तुमको पता है क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, LiCl मिलता है, ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो 8 ये ले लोगे, ठीक है, और 2 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसी तरह अगर बात करो सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रिपरेशन करना है तो हम क्या करते हैं, लिथियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं B2H6 से, डाइबोरेन से। तो हमको सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है, लिथियम नहीं, लिथियम बोरोहाइड्राइड बनता है यानी 2LiBH4, ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। या यहाँ पे अगर हम सोडियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, मान लो यहाँ पे हम क्या यूज किए, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, तो क्या बना जाएगा बेटा, NaBH4, NaBH4,
लिथियम का हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे B2H6 से डाइबोरेन से, तो लिथियम BH4 बनाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ये भी क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट ही है। लिथियम बोरोहाइड्राइड ये 2 मोल, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 2 मोल। ठीक, तो ये है क्या, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के प्रिपरेशन में भी हम आयनिक हाइड्राइड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे क्या, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नेक्स्ट जो हाइड्राइड होगा वो क्या होगा बेटा, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कोवलेंट और इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नाम से ही इंडिकेट है क्या कि कोवलेंट बॉन्डिंग होगा, यानी वह हाइड्राइड जो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो। और कोवलेंट बॉन्डिंग कौन करता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं। यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो लिख सकते हैं डाई हाइड्रोजन कंबाइंड विथ, तो डाई हाइड्रोजन कंबाइंड विथ पी ब्लॉक एलिमेंट, डाई हाइड्रोजन कंबाइंड विथ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, टू फॉर्म कोवलेंट और टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यदि एग्जाम्पल के यहाँ केस लो ले हुए, तो CH4 भी क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। अमोनिया भी क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। वाटर क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। तो ये सब क्या है बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड है। एंड HF भी क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। ठीक, तो अगर बात करें कोवलेंट हाइड्राइड्स की, तो कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं वो वोलाटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स आर वोलाटाइल कंपाउंड, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से लिखोगे कोवलेंट हाइड्राइड्स आर volatile, so their melting point and boiling point is low। melting and boiling point क्या होता है, लो होता है। however, यहाँ से लिखोगे however boiling point of ammonia, however boiling point of ammonia, water and hydrogen fluoride is high due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मॉलिकुलर हाइड्राइड जो हैं वो फर्दर कैटेगराइज हैं 3 कैटेगरीज में। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, तो यहाँ पे लिखोगे कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप्स हो कहते हैं। पहला
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? डाइबोरेन। क्या है? डाइबोरेन B2H6। ठीक है, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो कैसे कमी है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन चैप्टर जब आएगा, बोरेन चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो वहाँ पे पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे? इलुस्ट्रेट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्यों यहाँ पे डाइबोरेन की इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BHB एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो टर्मिनल जो BH यूनिट होता है वो प्लेन में होता है, ये वाला प्लेन में, और एक बिलो और एक एबव होता है। यानी कि जो 6 हाइड्रोजन है उसमें 4 हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंट में हैं और 2 हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंट में हैं, यानी एक एबव है एक बिलो है। अब देखो इसमें कितने बॉन्ड बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है। यानी यहाँ पे अगर बात करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 16। बट यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। 3 इसके 2 इसका, यानी 3 इसका और 3 इसका, 6 हुआ 6, और 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन में 8 बॉन्ड कैसे पॉसिबल है? यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? 16 हो रहा है, यहाँ 12 बार यानी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। और जब स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेट करेंगे पी ब्लॉक में तो पूरा डिटेल में जाएंगे वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है। ठीक है, इसी को 3 सेंटर 2 बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो वहाँ की बात है। ठीक है, और ये किस तरह काम बिहेव करेंगे? दे बिहेव एज लेविस एसिड। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ले सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकते हैं तो एक्ट एज ए लेविस एसिड। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, यानी इसमें ना कमी होगा, सब सेटिस्फाइड होंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, जितने भी ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड। CH4 हो गया। ठीक है, उसी तरह का मान लो मीथेन हो गया। ठीक है, SiCH4 हो। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब कि जितने कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने हाइड्रोजन उसके साथ क्या है? हाइड्राइड में हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो इस तरह से बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की, तीसरा जो कैटेगरीज है वो है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इसी में थर्ड जो होगा जो थर्ड कैटेगरी है, इसी में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड यानी कि एलिमेंट जिसके पास हाइड्राइड तो बने बट वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो, तो उस तरह के हाइड्राइड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की बात करोगे तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 to 17 combined with dihydrogen to form this type of hydride। ठीक है, अगर बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे अगर बात करो तो अमोनिया हो गया, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह ये वाटर हो गया, यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह ये HF हो गया, यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड ये लोन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, एक्ट एज लेविस बेस। ये किस तरह से काम करेंगे बेटा, लेविस बेस की तरह काम करेंगे। ये अपना लोन पेयर क्या कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है। तो एक्ट एज ए लेविस बेस की तरफ काम करेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक डोनेटर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस बेस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है उसको देखेंगे हम क्या, ये तो सेकेंड टाइप था कोवेलेंट। नेक्स्ट जो है उसका टाइप है क्या है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक या मेटेलिक हाइड्राइड। जो थर्ड कैटेगरीज है बेटा, थर्ड क्या है, मेटेलिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है बेटा, तो यदि बात करोगे यहां पे नॉन, और इसी क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और इसी को बोल सकते हो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है बेटा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अगर हम बात करें यहाँ पे तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे तो इनका साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा होते हैं। अब साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा बेटा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बीच गैप होता है। अब उस गैप में अगर हाइड्रोजन क्या करे, इंटरप्ट हो जाए, उसी गैप में क्या करे, वहाँ जाके इंटरलोकेट हो जाए, तो उस तरह से जो हाइड्राइड बनता है कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, बट उसके वैकेंट साइड पे जाके क्या करे, वो रिसाइड कर जाए, उस पर जाके वहाँ पे रिसाइड कर जाए। तो उस तरह के जो हाइड्राइड्स होते हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक या नॉन स्टिक्योमेट्रिक। कोई इसका फिक्स रेशियो नहीं होता है कि कितना हाइड्रोजन क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ है। ठीक है, तो उस तरह के हाइड्राइड को बोलते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड। बिकॉज ये मेटल के जो बीच के जो वैकेंट साइट होता है वहाँ पे जाके इंटरप्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के हाइड्राइड को बोलते हैं मेटेलिक और नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड। तो लिख सकते हो तो यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट
डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड ठीक है, सिंस a small size of hydrogen, since a small size of hydrogen atom ठीक है, हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, साइज क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। therefore these atom occupy the, since a small size of hydrogen atom occupied the interstitial, occupy the whole existing between the atom, whole existing between the atom of this metal, atom of this metal ठीक है, atom of this metal without changing the original structure of, without changing the original structure of metal, since a small size of hydrogen atom occupy the whole existing between the atom of this metal without changing the original structure of metal ठीक है। इस पे अगर बात करोगे बेटा, तो यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करोगे ठीक है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्यों बोलते हैं, तो जिरकोनियम HX ठीक है, दिस इज द जिरकोनियम मेटल ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ठीक है। जिरकोनियम मेटल की बात करोगे तो X की वैल्यू यहाँ पे अगर रखोगे 1.32 कितना है बेटा, 1.75, कोई इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट नहीं है, इसीलिए इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक भी बोलते हैं। उसी तरह अगर बात करोगे टाइटेनियम HX की, X की वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, टाइटेनियम HX में 1.822 ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे लेंथनम HX में, ये लेंथेनाइड्स होते हैं, तो X की वैल्यू क्या हो सकता है, तो X की वैल्यू दिया हुआ है 2.87 ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे निकिल HX का, तो X की वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है बेटा, X की वैल्यू 0.62.7 ठीक है। उसी तरह पैलेडियम HX की बात करोगे, पैलेडियम HX और X की वैल्यू 0.62, 0.8, यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये जो H का अमाउंट है वो एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, यानी कि इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। तो देखो ये जिरकोनियम डी ब्लॉक, टाइटेनियम डी ब्लॉक, लैंथनम, निकल, ये सब क्या है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इसके इंटरस्टिशियल साइज में जो होल बचा रहता है, उसी होल में क्या करता है, हाइड्रोजन रिसाइड कर जाता है विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, उसके मेटल के स्ट्रक्चर पे
कोई चेंजिंग नहीं करता है, वो एज इट इज जाके वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस तरह के हाइड्राइड्स को बोलते हैं क्या, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड्स, या ये ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इस हाइड्राइड की, तो ये हाइड्राइड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। दीज हाइड्राइड्स आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों गुड कंडक्टर होंगे? क्योंकि मेटल है, और मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की होते हैं। तो आप लिख सकते हो दीज हाइड्राइड्स आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां लिख सकते हो दीज हाइड्राइड आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर ब्रिटल एंड एट they are brittle at high temperature and at high temperature they are decomposed at high temperature they are decompose to gives डाइहाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेकडाउन होकर डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है बेटा क्या, हाइड्राइड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वाटर। ठीक है, वाटर हेडिंग पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, वाटर देखते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि नेक्स्ट क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर के बारे में ऑलरेडी तुम बहुत कुछ जानते होगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, वाटर क्या है, एक बेस्ट सॉल्वेंट है बिकॉज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हमारे बॉडी की अगर बात करो, ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर है। अगर प्लांट की बात करोगे तो 95% वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम बिना वाटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इस प्लेनेट पे, यानी वाटर की खोज अगर हो गई तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कि वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर आवर लिविंग सिस्टम। ठीक है, उस लिविंग सिस्टम की अगर बात करोगे तो वाटर हर जगह है, यानी ओशियन की बात करोगे तो पूरा वाटर सिस्टम है, पॉन्ड सिस्टम की बात करोगे वाटर सिस्टम है, रिवर सिस्टम की बात करोगे वाटर सिस्टम है। यानी वाटर क्या है, हमारे लिए एक प्रीशियस चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एंगल से वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाटर हैव कैपेबिलिटी टू डिजॉल्व मेनी ऑफ द सॉल्वेंट। हमारे बॉडी में अगर बात करोगे, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे सब्सटेंस खाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में वो सॉल्युबल होता है, फिर ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा बेटा, हमारे पूरे ऑर्गन में मूव करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है और जिससे हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो वाटर का रोल आप खुद समझ सकते हो। अगर हमारे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, एक साइकिल दे रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको वाटर ना मिलेगा तो क्या होगा, आप इस प्लेनेट पे सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, वाटर इज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे वाटर का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करोगे, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला की अगर बात करोगे तो क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, ठीक। इट इज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट, वाटर इज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट, वाटर इज एन excellent solvent due to its high dielectric constant। It is also known as universal solvent। It is also known as universal solvent। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करोगे तो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करोगे तो 65% क्या है बेटा, वाटर। अगर प्लांट की बात करोगे, प्लांट की बात करोगे तो 95% वाटर, ठीक है बेटा। प्लांट की बात करोगे तो क्या है बेटा, 95% वाटर है, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये तो हुआ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक चीज हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी और वाटर की बात करोगे तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, वाटर इज कलरलेस, odorless and टेस्टलेस लिक्विड, ठीक है बेटा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो 373 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। हाई डाइपोल मोमेंट होता है। अगर बात करेंगे इसकी तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा वाटर का, बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है, हाई सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। Water has high specific heat. Water has high specific heat, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन कंपेयर टू अदर लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, ठीक है बेटा। अगर वाटर एक्ट एज ए कूलिंग एजेंट, दूसरा अगर बात करोगे तो वाटर क्या करता है बेटा, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे बहुत गर्मी पड़ रहा है, ठीक है, अगर बहुत गर्मी है, अगर बारिश होता है तो क्या करता है वाटर,
वाटर उस जो गर्म एयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग को क्या करता है, कूल करता है। तो एक्ट एज ए कूलिंग एजेंट, ये कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट कंपाउंड लाइक एल्कोहल। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें तो ये क्या है बेटा, वाटर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब हम अगर बात करें इसी में, तो द अनयूजुअल properties of water in condensed state, in condensed form यानी liquid and solid is due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये सारा चीज़ सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, वाटर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। क्यों ऐसा होगा बेटा, क्योंकि इसका अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होता है और वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, ठीक है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर, ये क्या होते हैं, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, आयन इन द आवर बॉडी। एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह भी मैंने बताया कि ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है बेटा, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वाटर की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सब तुम आप नोट कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज वाटर इज द यूनिक प्रॉपर्टीज़, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है, हाई सरफेस टेंशन होता है। अगर बात करो डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट। हाई डाइपोल मोमेंट क्यों होगा बेटा, बिकॉज स्ट्रक्चर देख लो, उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिएट करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हाई डाइपोल मोमेंट क्यों होता है। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करोगे तो वाटर का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो O H और ये H, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 104.5 डिग्री। ठीक है, दिस इज द बॉन्ड एंगल। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वी शेप होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस पर, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 95.7 पिकोमीटर। ठीक है, वी शेप होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा इसका, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वी शेप होता है, वी शेप होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक, बेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं,
वी शेप हो गया या बेंट मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो ये बेंट मॉलिक्यूल है। इसका कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो वाटर क्या होता है, इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। इन लिक्विड स्टेट वाटर molecule are associated through intermolecular hydrogen bonding, intermolecular H bonding, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर बात करें वाटर का बेटा, ठीक है, तो वाटर की बात करोगे तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो यदि मान लो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, तो इनके बीच क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे इसके बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है, इस ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन है, तो अगर ये एक ऑक्सीजन यहाँ है तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक, इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये है। तो इस तरह से देख रहे हो। फिर उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे, अगर बात करोगे OH, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है बेटा, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे एक वाटर है और यहाँ पे एक है, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। यानी लिक्विड स्टेट की बात करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, टूटेगा फिर बनेगा, टूटेगा बनेगा, इस तरह से एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बंधे हुए हैं। और इच ऑक्सीजन क्या है बेटा, 4 हाइड्रोजन से क्या है, टेट्रागोनिल, टेट्राहेड्रली क्या है, बॉन्डेड है, एक 2 कोवलेंट बॉन्डिंग और एक 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये सब हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ होगा। यानी इच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम। इस 4 हाइड्रोजन एटम में जो 2 होगा वो प्योर कोवलेंट होगा, और जो 2 होगा वो प्योर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी कि अगर लिक्विड स्टेट की बात करें हम यहाँ पे, तो इस लिक्विड स्टेट में ये क्या होते हैं, मूव करता है मॉलिक्यूल, यानी कि लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी उनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगा, तभी तो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है, इसलिए मॉलिक्यूल रिजिड होता है। बट लिक्विड स्टेट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। तो बनने टूटने कारण ये क्या करते हैं, इनमें मोबिलिटी होता है, ये मूव करते हैं, ठीक है बेटा। बनने और टूटने के कारण ये एक दूसरे से मूव करते हैं, मोबिलिटी होता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में ये मूव करते हैं। तो अगर वाटर के कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे, इन लिक्विड स्टेट की बात करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्रिस्टलाइन फॉर्म वाटर की अगर बात करो, अगर आइस के केस की बात करोगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या था, ये अगर बात करें हम डेंसिटी की, ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। 4 डिग्री पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। ऐसा क्यों होगा तो उसको हम देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यानी कि वाटर की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। कैसे होता है, तो यदि हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
डेंसिटी का कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मास अपॉन वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो कहता है क्या कि वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यदि हम आइस के फॉर्म की बात करें, ठीक है, अगर आइस की डेंसिटी ऑफ लिक्विड H2O की बात करेंगे तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे इसका डेंसिटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे इसका जो डेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करता है। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो देखो क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे आइस के केस में, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस की अगर हम बात करें, ये तो था लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में ये था। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करते हैं तो डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड H2O की, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। तो यदि हम डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे और 4 डिग्री टेम्परेचर पे और 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, ये क्या है बेटा, डेंसिटी। तो हम पाते हैं क्या कि ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है। ये होता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इस 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है, यानी हम बात करें इसकी डेंसिटी जो होता है बेटा 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर स्लो डाउन करेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। इस पर जो होता है 4 डिग्री आने पे इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 0 डिग्री पे आने पे इसका जो डेंसिटी होता है बेटा, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी जो है, ये थोड़ा ऐसे खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है 0.992 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा वो 0.992 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो 4 डिग्री का जो टेम्परेचर है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होने का रीज़न क्या है बेटा, बिकॉज वॉल्यूम। अगर इस वॉल्यूम की बात करोगे तो ये वॉल्यूम क्या है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एट 4 डिग्री टेम्परेचर यानी 4 डिग्री पे डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आइस की, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस की अगर हम कंपेयर करें वाटर से तो डिफरेंसेस हैं, क्या है उसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस क्या है बेटा, सॉलिड वाटर ही है। आइस मतलब क्या, सॉलिड वाटर, यानी वाटर का जो सॉलिडिफाइड कर दो दैट इज द आइस। तो आइस क्या है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे, एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मली अगर बात करोगे तो आइस जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज क्या है, आइस है। तो आप लिख सकते हो आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल, आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आइस के पास क्या है, आइस के पास देखोगे तो इट हैज हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द H2O मॉलिक्यूल। इस H2O मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हाई थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड, थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सरे स्ट्रक्चर, एक्सरे की अगर बात करोगे तो एक्सरे क्या करता है, एक्सरे शो दैट, एक्सरे स्ट्रक्चर, एक्सरे शो दैट, ठीक है। एक्सरे की अगर बात करोगे तो एक्सरे स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, यानी एक्सरे स्ट्रक्चर शोज दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज, एक्सरे स्ट्रक्चर शोज दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली, ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई फोर हाइड्रोजन एटम, each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by फोर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि अगर बात करोगे तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब केज लाइक स्ट्रक्चर बनाने का रीजन क्या है, तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर बात करोगे ऑक्सीजन है, ये ठीक है, एक ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, मान लो ये है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन ये है, इसके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा एक ऑक्सीजन यहाँ है, इसका हाइड्रोजन ये है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। ठीक, ये बनाया, इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। उसी तरह इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये इसके साथ बनाया, इसका हाइड्रोजन है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो एक ऑक्सीजन मान लो यहाँ पे है, तो इसका हाइड्रोजन है, ये इसके साथ बनाया। ठीक है, उसी के साथ क्या है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक, एक ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ है और ये इसके साथ बंधा हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह अगर बात करोगे, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ है, इसका एक ऑक्सीजन यहाँ है, ये बंधा हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करोगे इसके केस में, तो ये हाइड्रोजन ये बंधा हुआ है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक, ये इससे बंधा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मान लो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और ये हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक, तो इस तरह से तुम देखोगे तो क्या है बेटा, इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा क्या है, एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर बन रहा है। एक हाइड्रोजन इसका यहाँ है, ये बना रहा है। तो तुम देख सकते हो क्या है, एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर हम क्यों बोल रहे हैं, मान लो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ये बनाएगा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ है और ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ बनाएगा। तो इस तरह से देखो कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल में, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक वैकेंट, यानी कि यहाँ पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर का जनरेशन हो रहा है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर का जनरेशन हो रहा है। और इस केज लाइक स्ट्रक्चर का जनरेशन होने के कारण इसका क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, इस केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, यहां पे देखोगे, ध्यान से सुनना, ठीक। तो इस कंडीशन की अगर बात करोगे, ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहां पे देखोगे तो इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, आइस से ज़्यादा होता है। तो इसमें देखोगे तो एक जो ऑक्सीजन एटम है, ये जो सेंट्रल एटम का जो मान लो ऑक्सीजन एटम है, वो क्या है, 4 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रली अरेंज है, 4 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रली अरेंज है। और ईच हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का, अगर ये वाला हम सेंट्रल एटम, अगर इस ऑक्सीजन की बात करोगे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ईच ऑक्सीजन, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया और चौथा वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया। यानी ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल, और दिस स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें जो स्पेस वैकेंट हो गया, दिस इज द वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस, और इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या हुआ, यहां पे डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो अगर हम बात करें आइस और वाटर में, तो आइस और वाटर में वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइस, ठीक है। तो अभी हमने आपको ग्राफ से बताया कि 0 डिग्री पे अगर बात करोगे तो 0.992 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यदि तुम अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, 0.997 होता है, और 4 डिग्री पे 1, यानी 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, यानी इस 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इस 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होने के कारण डेंसिटी क्या होगी, यानी कम होगी, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ये है क्या कंसेप्ट, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड विथ 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल, एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली अरेंज टू सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और 2 कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा। और इसका जो डिस्टेंस होता है किसका, ईच एटम ऑफ डिस्टेंस जो होता है 276 पिकोमीटर होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल बाय 4 हाइड्रोजन एटम एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। अब देखो इस वैकेंट स्पेस में क्या हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो इसके साइज का हो वो फिट हो सकता है, ठीक है, लैटिस में फिट हो सकता है। तो आइस जो होता है क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत सारा लार्ज स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, और जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, केजलाइज स्ट्रक्चर बनाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, और जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में, यानी रिजिड फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
बट वहाँ पे लूज बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, तो वहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट यही इसको फ्रीज कर देते हैं तो ये क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में आता है, और सॉलिड स्टेट में आने के कारण इसका डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाता है। दैट इज द रीजन वाटर मॉलिक्यूल यानी कि आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि एक ग्लास वाटर ले लो और उसमें 2 आइस का टुकड़ा डाल दो, टुकड़ा जैसे डालोगे वो सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, बिकॉज आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, वो फ्लोट करता है उस पर। ठीक है बेटा, तो इसका बेस्ट अगर हम नेचुरल एग्जांपल देखें तो जितने भी लैक होते हैं जो कहाँ पे, जो लो टेम्परेचर एरिया होते हैं वहाँ पे जो तालाब होती हैं उसके सरफेस के जो वाटर होता है, वो सरफेस का वाटर क्या होता है, वो बर्फ में बदल जाता है ड्यू टू द लो टेम्परेचर। और बर्फ में जब ये चेंज हो जाता है, जो उसके नीचे जो होता है वो वाटरी फॉर्म में होता है, तो जब ये एक बार बर्फ बन गया तो एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है। यानी इंसुलेटर की तरह काम करेगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उस एक्वेटिक लाइफ की जो लाइफेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर देता है। यदि अगर उस एक्वेटिक यानी वो पॉन्ड में चारों तरफ अगर आइस जम जाएगा तो जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए क्या करता है, सरफेस पे वाटर का जो वाटर है, सरफेस वाला वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। और इस तरह से एक ब्यूटीफुल नेचुरल एग्जांपल है किसके लिए, ये कि लाइफ को भी ये क्या करता है, सेव करता है। यानी जो ऑर्गेनिज्म है उस पॉन्ड्स में, उसको उसके चारों वाटर पे क्या होगा, आइस बन जाएगा, और वो आइस क्या करेगा, इंसुलेटर की काम करेगा, उसमें अंदर और ठंडी नहीं जाने देगा। और जब अंदर ठंडा नहीं जाने देगा तो क्या होगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक टेम्परेचर मेंटेन पे रहेंगे और वो सरवाइव कर जाएंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि बेस्ट एग्जांपल ये है कि इस यूनिक प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारे नेचर को भी ये सेव करता है। कौन, वाटर। ठीक है, तो आइस के फॉर्म में जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो यही रीजन है कि वो फ्लोट करता है। तो अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्यों आइस क्यूब जो होता है वाटर सरफेस से फ्लोट करता है, तो उसका रीजन यही है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो एग्जामिनर क्या होगा, आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्या हाइड्रोजन के बारे में। अब हम इसका देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसका हार्डनेस क्या है। ठीक है, इन सब तमाम चीज़ों को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। और आपको वाटर क्या है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है हाइड्रोजन, आप 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा।